आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपस्थित है? तो ये किस भाग में उपस्थित है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 128, द्वितीय सूची या फिर चतुर्थ सूची। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय सूची, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, सभापति या फिर उपाध्यक्ष, उपसभापति तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में कौन से वक्तव्य भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए सही है? अपने उत्तर का चयन कूट की सहायता से करना है। तो कथन दिया गया है यहाँ पे वक्तव्य कि उसके पास भारत के किसी न्यायालय की अपील सुनने का अधिकार है। फिर दूसरा है कि उसके पास केवल परामर्शकारी सहायता देने की शक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए प्रश्न या कानून के संबंध में। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह संसद के वोट द्वारा तय होती है। इसके क्षेत्राधिकार दिया कि इसके क्षेत्राधिकार भारत के सभी न्यायालय पर बाधित हैं। तो यहाँ पे कूट में जो हो जाएगा पहला हो जाएगा सही, फिर दूसरा हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा, फिर चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। यह वेतन भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इस निधि पर भारित व्यय के संबंध में संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद जो 266 है इसमें किया गया है। नेक्स्ट है दिया है कि निम्न में से किस रिट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि पहला परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा या फिर प्रतिषेध। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अधिकार परीक्षा जिसको क्यो वारंटो यानी कि रिट के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से उस सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसके उस सार्वजनिक पद पर कार्य करने का औचित्य सिद्ध न हो सके तो उस पद पर कार्य करने से रोका जा सकता है। इसमें यह आवश्यक है कि वह पद सार्वजनिक हो तथा विधि या संविधान द्वारा मान्य हो। इसके अतिरिक्त वह पद वास्तविक रूप से मौलिक हो, न कि किसी के प्रसाद पर्यंत हो। नेक्स्ट दिया है कि राज्यसभा में राज्यों का आवंटित स्थानों के घटते क्रम में सही क्रम लिखिए। यहाँ पर दिया कि पहले यूपी, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, फिर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर बिहार, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, यूपी में कितने हैं 31, कितने हैं 31, महाराष्ट्र में कितने हैं तो 19, तमिलनाडु में कितने हैं तो इसमें 18 हैं, और बिहार में कितने हैं तो बिहार में टोटल 16 है। तो इसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि लोकसभा का स्पीकर अपना पद छोड़ देता है कब? ए है जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है, जैसे ही लोकसभा का विघटन हो जाता है, या फिर सी है नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले, या फिर डी है जब राष्ट्रपति उससे पद छोड़ने को कहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लोकसभा का सभापतित्व करने के लिए
एक अध्यक्ष होता है, साधारणतः उसकी परिस्थिति वही है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर की है। जब लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। इस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन के जीवन काल पर्यंत कोई बात नहीं अपना पद धारण करता है और अगली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अपने पद पर रहते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा के लिए चुनाव में सर्वाधिक स्थान प्राप्त किए गए जब भारत के प्रधानमंत्री थे। कब थे? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। इसका पीवी है, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा राजीव गांधी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजीव गांधी। देखिए, जो 8वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो दिसंबर 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। कांग्रेस ने इसमें लगभग 401 सीटें लाई थी, 401 सीटें जीती थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है। ए है स्वयं उसके निर्णय के अनुसार, बी है लोकसभा के अनुरोध पर, या सी है मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर 44वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा उपबंध किया गया है, इसमें किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दिया कि संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य होता है। ये है बजट प्रस्ताव में कटौती करना, फिर कानून द्वारा स्थापित सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, मंत्रियों की सूचना प्राप्त करना, सरकार को अपदस्थ करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। यहाँ पे बताना कि कौन एक सही नहीं है। देखिए, ए है लोकसभा का महासचिव अध्यक्ष को परामर्श देता है, फिर है कि यह संसदीय अधिसमयों का संरक्षक है, फिर वह सभी संसदीय समितियों को सचिवालयी सहयोग प्रदान करता है, और डी है उसका चयन सदन के सदस्यों में से होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका चयन सदन के सदस्यों में से होता है। नेक्स्ट, यह कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पदच्युत किया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, महाभियोग द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद जो 148 है, इसके अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिस आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इस प्रकार नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन के पद पर से ही इसे हटाया जा सकेगा। ठीक है, और ये कब होगा? तो ये कदाचार साबित हो जाए, असमर्थता हो सकेंगे, ठीक ना, तो इस आधार पर उसे हटाया जा सकता है। अगला है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या लोकसभा के अध्यक्ष। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए, लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण के में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वो अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। नेक्स्ट है, यह संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम निर्देशित कौन करता है?
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए लोक लेखा समिति यह लोकसभा की समिति है, ठीक है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं और 7 होते हैं। देखिए दोनों सदनों में सहमति के आधार पर राज्यसभा के 7 सदस्य इस समिति के सहयुक्त होते हैं, जिसमें वह और मजबूत हो गए कि इसके अध्यक्ष का नाम निर्देशित लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। यह समिति नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखे जाने के पश्चात परीक्षा करता है, फिर परीक्षण करता है। अगला प्रश्न है कि दिया है कि अवैधानिक रूप से निरुद्ध किए जाने पर न्यायालय द्वारा कौन सा आलेख जारी किया जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश निषेध यानी कि प्रतिषेध बोला था, और अधिकार परीक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोला जाता है हैबियस कार्पस। देखिए अवैधानिक रूप से निरुद्ध किए जाने पर न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कार्पस आलेख जो है रिट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है दिया है कि निम्न में से कौन सा विषय भारतीय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। किसी नए कानून का निर्माण, किसी नए कर का आरोपण, बजट पास करना, संविधान संशोधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन। राष्ट्रपति के अध्यादेश अर्थात अनुच्छेद 123 के तहत क्या है कि जारी करने की शक्ति के अंतर्गत संविधान का संशोधन अर्थात अनुच्छेद 368 नहीं आता है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी विधान की तुरंत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे अध्यादेशों का वही प्रस्ताव होगा जो कि संसदीय अधिनियमों का होता है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन एक प्रधानमंत्री के कार्यों में नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्यों में नहीं है। दिया कि वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, वह विभिन्न विभागों के कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करता है, या वह संसद के विभिन्न स्थायी तटस्थ समितियों का सभापतित्व करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद की विभिन्न स्थायी तथा तटस्थ समितियों के अध्यक्ष का चयन जो है अथवा उसका चुनाव लोकसभा का अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का अध्यक्ष अर्थात सभापति स्वयं करता है। संसद स्वयं अर्थात संसद के सदस्य मतदान द्वारा करते हैं। नेक्स्ट दिया भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। लोकसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, या फिर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, या फिर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही आधे राज्य से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक सदन का कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित होना चाहिए तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के पश्चात यह संशोधन मान्य होता है। नेक्स्ट है दिया है कि जिस क्रम में निम्न व्यक्तियों ने भारत के राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया उसे इंगित करिए। देखिए जैल सिंह है, शंकर दयाल शर्मा है, जाकिर हुसैन है, एन संजीव रेड्डी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाकिर हुसैन जो थे वह 1967 में बने थे और 1969 तक मृत्युपरंत बने थे, और संजीव रेड्डी जो है 1977 में बने थे। ये 1977 में बने थे और ये 1967 में बने थे। अब जो ज्ञानी जैल सिंह हैं वो 1982 और शंकर दयाल जो थे 1992। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया है भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था। वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वीवी गिरी।
देखिए, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। गिरी ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जो कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में दूसरे चक्र की गणना से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। श्री के आर नारायण जो है, देखिए के आर नारायण द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं जो दलित वर्ग के हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जो किसी भी राजनीतिक दल के नहीं रहे हैं और वैज्ञानिक भी हैं। नेक्स्ट है, दिया है संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं। क्या है? ए है, संसद मूल अधिकारों के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। फिर दिया है कि संसद संविधान में कोई प्रतिगामी संशोधन नहीं कर सकती। फिर संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। या फिर डी है, उपयुक्त तीनों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती, ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने 7/6 देखिए 7/6 से यह निर्णय दिया कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर्याप्त व्यापक है, किंतु वह असीमित नहीं है और संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मौलिक तत्व अर्थात मौलिक आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। संसद की इस शक्ति पर विवक्षित सीमा है जो स्वयं संविधान में निहित है। अगला दिया कि यदि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो जाए तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन डी। इसका देखिए, यदि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यदि किसी कारणवश लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। संसद में संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का अर्थ है न्यायालय के समक्ष प्रेषित मामलों में यह परीक्षण करने का अधिकार कि विवादग्रस्त कानून या कार्यकारिणी कृत है क्या संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, जनहित में है या नहीं, नैतिक दृष्टि से ठीक और उचित है या नहीं, अनावश्यक रूप से कठोर या दमनकारी तो नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं और यदि वे कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। अगला दिया है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति न हो तब कौन राष्ट्रपति बनता है? दिया है कि राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तब राष्ट्रपति पद पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा यदि वो भी न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश बनेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? संसदीय कानून, संविधान का अनुच्छेद 32 या न्यायिक विवर्धन अर्थात स्वप्रसार या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायिक विवर्धन। देखिए, न्याय के संबंध में परंपरागत धारणा यह रही है कि न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसके विधिक, संवैधानिक और मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है, किंतु न्यायिक सक्रियतावाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के आंग्ल विधि के उपयुक्त नियमों को परिवर्तित करते हुए यह व्यवस्था दी है कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके विधिक या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इस विषय में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निर्धन, अपंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के विषय में
कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकता है। जनहितकारी विवादों के संबंध में जनहित याचिका दायर करने की शुरुआत श्री प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती ने 1986 में किया था। कब किया था? 1986 में किया था। नेक्स्ट है, दिया है कि न्यायिक पुनर्वलोकन है, न्यायिक पुनर्वलोकन है केवल भारत में, केवल यूके में, या केवल यूएसए में, या फिर भारत और यूएसए दोनों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और यूएसए दोनों में। देखिए, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है। भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है और अंतिम व्याख्याता है। संविधान के अनुच्छेद जो 141 है उसमें वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों पर बाध्यकारी हो गए। उच्चतम न्यायालय ने मार्च 1997 में दिए गए अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद जो है वो 32, 226 तथा 227 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की जो शक्ति प्राप्त है वो संविधान के मूलभूत ढांचे का अंग है और संसद संविधान में संशोधन करके इसे बदल नहीं सकता है। अगला प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने को भारतीय संविधान निर्माता किसके उदाहरण से प्रभावित हुए हैं? आयरलैंड, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव तथा सेवा को प्रतिनिधित्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संसदीय प्रणाली जो है वो संसदीय विशेषाधिकार तथा संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया को किससे लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था किससे लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, और 1935 के भारतीय अधिनियम पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, तो इस सेट का ये आखिरी प्रश्न था। आज के लिए मात्र इतना ही, और इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। अगर किसी प्रश्न में कोई सस्पेंस है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।